ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के तकरीबन 12 साल बाद एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी ये तीन साइंटिस्ट ने उसके एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 1944 में एस्टेब्लिश किया। उनके एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डिजाइन किए थे। उन्हें जानना था कि एस टाइप विरुलेंट में से आर टाइप ने क्या उठाया जिससे कि आर टाइप विरुलेंट बन गया एस टाइप के जैसे। उन्होंने क्या किया, एस टाइप बैक्टीरिया के बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट जिससे कि सेल का कंपोजिशन होता है। वो बायोमोलिक्यूल्स थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने ये बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेशन करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में टेस्ट ट्यूब को हाई स्पीड पे घुमाया जाता है जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से मॉलिक्यूल्स को उनके वेट के हिसाब से सेपरेट किया जाता है। सेपरेशन करने के बाद हर एक बायोमोलिक्यूल को उन्होंने आर टाइप के साथ मिक्स करके देखा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को आर टाइप के साथ मिक्स करने पर आर टाइप में क्या बदलाव आते हैं। उन्होंने देखा कि उसमें विरुलेंट प्रॉपर्टीज नहीं आ रहे। सिमिलरली प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम के साथ मिक्स करने पर आर टाइप में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। पर जब उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को आर टाइप के साथ मिक्स किया तो उन्होंने देखा कि आर टाइप विरुलेंट बन रहा है, यानी कि जो ट्रांसफरिंग फैक्टर था वो में भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। उन्होंने ये जब एस्टैब्लिश किया तो उनके एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट किया गया क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट को बेस कुछ नहीं था। लोगों का मानना था, साइंटिस्ट का मानना था कि उनके एक्सपेरिमेंट में बहुत सी खामियां हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट के बाद हर्शे एंड चैज ये दो साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट 1952 में इस्टेब्लिश किया। अपने एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया था कि वो एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट को जस्टिफिकेशन दे सके। उन्हें पता था कि न्यूक्लिक एसिड ही वो जेनेटिक मटेरियल है, वो फैक्टर है जो ट्रांसफ़र होने की काबिलियत रखता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग डिज़ाइन करके जस्टिफिकेशन देने का सोचा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अलग अलग फैक्टर्स का यूज़ किया है, जैसे कि बैक्टीरियोफाज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन प्रोसेस। हर्शे एंड चैज के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए बैक्टीरियोफाज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन मेथड, ये तीन कंपोनेंट्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप हर्शे एंड चैज के एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस विच कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। जी हाँ, ये एक टाइप का वायरस है, बट इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से 100 टाइम्स स्मॉलर है, जिसका मेजरमेंट नैनोमीटर में किया जाता है। बैक्टीरियोफाज का कंपोजिशन ओनली प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से होता है। इमेज में दिखाया गया स्ट्रक्चर स्पाइडर जैसा जरूर दिखता है, लेकिन वो बैक्टीरियोफाज का डिजिटल डायग्राम। बैक्टीरियोफाज का मोड ऑफ इन्फेक्शन हम लाइटिक साइकिल से सीख सकते हैं, जो कि सेवरल स्टेप से बना हुआ प्रोसेस है, जिसके अंदर बैक्टीरियोफाज अपने होस्ट को फर्स्ट अटैच होता है, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। उसके बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करता है, जिसे हम पेनिट्रेशन कहते हैं। पेनिट्रेशन करने के बाद अंदर गया जेनेटिक मटेरियल अपना कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज सिंथेसिस करता है, जिसे हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल से वो प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है, जिससे कि वायरियन के कोट और अदर बॉडी पार्ट्स बनते हैं। और बाद में असेंबली स्टेट में उनसे प्रॉपर विरियन मॉलिक्यूल्स या फिर डॉटर वायरस मॉलिक्यूल्स particles radioactive elements are some unstable isotope of some elements which emits radiation or energy in the form of light or heat etc. अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, वो कैसे बनते हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि उनके अंदर का एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, लेकिन उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन नंबर अल्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर कम या ज़्यादा, मोस्टली ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। स्टोर हुई एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल को रिलीज करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एनर्जी वो रेडिएशन के फॉर्म में या फिर हीट या फिर लाइट के फॉर्म में वो इमिट करते हैं, जिसके बाद वो स्टेबल एटम एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज हुए वो है सल्फर का आइसोटोप S35 एंड फॉस्फेट का आइसोटोप P32।
सल्फर और फॉस्फेट ही क्यों, इसका रीजन आपको बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन में हमें देखने मिलेगा। थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट इज अ प्रोसेस और मॉडिफिकेशन स्टेप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन, जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स को उसके एटम्स या फिर उसका स्ट्रक्चर आर्टिफिशियली चेंज किया जाता है। चेस के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सल्फर और फॉस्फेट रेडियो एक्टिव यूज कर रहे थे, उन्हें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर इंसर्ट किया गया, क्योंकि प्रोटीन के अंदर जनरली डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्म में सल्फर नॉर्मली प्रेजेंट रहता है एंड न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर फॉस्फेट उनका बैकबोन की तरह यूज होता है। सो ये दोनों एलिमेंट्स को टारगेट करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रिप्लेस कर दिया, ताकि ये दोनों प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों बायोमोलिक्यूल्स रेडियो एक्टिव बन सके। एक्सपेरिमेंट के अंदर दो टाइप के बैक्टीरियोफाजेस यूज किए गए। दो टाइप के यानी कि इसलिए क्योंकि जो दो बायोमोलिक्यूल्स मॉडिफिकेशन करके रेडियो एक्टिव किए थे, वो दोनों को अलग अलग बैक्टीरियोफाज के अंदर इंसर्ट किया गया। यानी कि बैक्टीरियोफाज ए के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर को प्रोटीन कोट के अंदर इंसर्ट किया गया और रेडियो एक्टिव फॉस्फेट को बी बैक्टीरियोफाज के अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड के अंदर इंसर्ट किया गया। दोनों बैक्टीरियोफाज को बाद में होस्ट सेल सस्पेंशन के अंदर मिक्स किया गया, ताकि वो अपने होस्ट के सेल को इन्फेक्शन कर सके। होस्ट के साथ इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियोफाजेस ने उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट किया। वो जेनेटिक मटेरियल कौन सा, वो देखने के लिए फिर से एक बार उनसे बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन किया गया और उनका रेडियो एक्टिविटी टेस्ट चेक किया गया कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट उनके अंदर डिटेक्ट होता है। तो जैसे कि सल्फर प्रोटीन के अंदर इंसर्ट किया गया था, फॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड के अंदर इंसर्ट किया गया था, तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव नजर आ रहा था, जो कि इंडिकेशन था न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर होने का। सो न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर हो रहा है, ये देखने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल और अ फैक्टर विच इज ट्रांसफर्ड। न्यूक्लिक एसिड ही वो जेनेटिक मटेरियल है या फिर फैक्टर है जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें ढूंढने लगे थे। लेकिन न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? सो न्यूक्लिक एसिड इज सिंपली वी कैन डिफाइन एज एसिड प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस। जी हाँ, इसके बारे में भी एक स्टोरी है कि एक साइंटिस्ट अपने लैब में पीएच चेक कर रहा था सेल्स के अंदर, तो उसने देखा कि सेल के न्यूक्लियस में उसे एसिडिक पीएच मिला। तब से उसने नाम दिया उसे न्यूक्लिक एसिड की, एसिड प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। उसके बाद उसने देखा कि साइटोप्लाज्म में सिमिलर पीएच उसे डिटेक्ट हुआ। थोड़ा सा पीएच उसे साइटोप्लाज्म में भी डिटेक्ट हुआ। तो उसने अनुमान लगाया कि न्यूक्लिक एसिड इज नॉट अ सिंगल केमिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जैसे कि हमें पता है डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड।